गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल केमिस्ट्री पॉइंट पर। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 3 के माध्यम से बहुलक के वर्गीकरण में तीसरा और चौथा मापदंड यानी संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण और बहुलकन या निर्माण के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण ये क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर 2 में बहुलक का वर्गीकरण का टॉपिक शुरू किया था, जिसके अंतर्गत मैंने बहुलक के वर्गीकरण के 2 मापदंड क्लियर करवाए थे, जिसमें कि स्रोत या उद्गम के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण सीखा था और संगठक इकाइयों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। ये 2 वर्गीकरण हमने लेक्चर 2 में शामिल किए थे। अब आज के इस लेक्चर में फिर नेक्स्ट 2 मापदंड ये शामिल कर रहे हैं, जिसमें कि संरचना के आधार पर और बहुलकन या निर्माण के आधार पर है। और इसके बाद के बचे 2 जो मापदंड हैं वो लेक्चर 4 में शामिल किए जाएंगे, जो कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो होगी। स्टूडेंट्स, आज हम संरचना के आधार पर जो बहुलकों का वर्गीकरण है पहले उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलकन या निर्माण के आधार पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, संरचना के आधार पर बहुलक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला रेखीय बहुलक, दूसरा शाखित श्रृंखला बहुलक और तीसरा तिर्यकबद्ध जाल बहुलक या जालक्रम बहुलक। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेखीय बहुलक पहले इसको समझते हैं। अपने रेखीय बहुलक का मतलब ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर सीधी दीर्घ श्रृंखला का निर्माण करें, यानी एकलक इकाइयां जुड़ती जाएं और लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करते जाएं, तो ऐसे बहुलकों को हम क्या बोलेंगे? रेखीय बहुलक। ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर सीधी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करती हैं, ऐसे बहुलक रेखीय बहुलक कहलाते हैं। और इनका अगर अपने डायग्राम बनाए तो इस प्रकार से इनका डायग्राम बनाया जा सकता है। ये है रेखीय बहुलक। ये देखिए लंबी लंबी श्रृंखलाएं बन रही हैं। अब इन बहुलकों के उदाहरण की बात करें तो इसका पहला मुख्य उदाहरण आपने HDP लिखना है। HDP मतलब हाई डेंसिटी पॉलीथीन, या उसे हम उच्च घनत्व पॉलीएथीन कह सकते हैं। ये इसकी फुल फॉर्म है HDP की। इसके बाद PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, नाइलॉन और पॉलीएस्टर, ये रेखीय बहुलकों के उदाहरण हैं। अब रेखीय जो बहुलक होते हैं इनमें एकलक इकाइयों से बनी श्रृंखलाएं सीधी होती हैं, इसलिए वो श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से पैक हो जाती हैं। इसी कारण यानी सुसंकुलित अच्छे ढंग से हो जाती हैं। इसी कारण रेखीय बहुलकों के गलनांक, घनत्व और तनन सामर्थ्य के मान उच्च मिलते हैं। अब हम चलते हैं शाखित श्रृंखला बहुलक पर। ये ऐसे बहुलक हैं जिनमें की एकलक इकाइयां परस्पर जुड़कर पहले एक सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं। इस सीधी श्रृंखला को यहां क्या बोला जाता है? मुख्य श्रृंखला। अब उस मुख्य श्रृंखला पर एकलक इकाइयां जुड़कर पार्श्व श्रृंखला का निर्माण कर देती हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये पार्श्व श्रृंखला बन जाती है। अब यहां इन श्रृंखलाओं को क्या बोलेंगे? अपने पार्श्व श्रृंखला। तो ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां पहले जुड़कर सीधी श्रृंखला का निर्माण करती हैं, यानी उसे मुख्य श्रृंखला बोलेंगे। फिर उस मुख्य श्रृंखला पर एकलक इकाइयां पार्श्व श्रृंखला के रूप में भी उपस्थित रहें, तो ऐसे बहुलक को शाखीय श्रृंखला बहुलक बोलेंगे। और इन बहुलकों के उदाहरणों की बात करें हम, तो इन बहुलकों के उदाहरणों में पहला जो उदाहरण है वो आपने LDP लिखना है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, यानी अल्प घनत्व पॉलीएथीन। इसके बाद एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, ये 3 उदाहरण हैं किसके? शाखीय श्रृंखला बहुलक के। स्टूडेंट्स, ये जो शाखीय श्रृंखला बहुलक होता है इनमें श्रृंखलाएं शाखित होती हैं, इस कारण ये श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर अच्छे ढंग से सुसंकुलित नहीं हो पाती। इसलिए इस प्रकार के बहुलकों के जो गलनांक है, घनत्व है, तनन सामर्थ्य आदि इनके मान जो हैं वो रेखीय बहुलकों की तुलना में कम होते हैं। अब हम बात करें तीसरे बहुलक, तिर्यकबद्ध जाल बहुलक या तिर्यकबद्ध जालक्रम बहुलक। ये ऐसे बहुलक हैं जिनमें की बहुलक श्रृंखलाएं
आपस में तिर्यक बंधों से जुड़कर जालनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। ये देखिए, ये बहुलक श्रृंखलाएं मैंने पहले बना ली, ये है बहुलक श्रृंखलाएं। अब ये बहुलक श्रृंखलाएं आपस में इस प्रकार से तिर्यक बंधों से जुड़ जाती हैं। ये देखिए स्टूडेंट, यहां पर बीच बीच में मैंने ये तिर्यक बंध बना दिए हैं। तो ये जो बीच में बंध बना रहा हूं यहां पर, ये कौन सा है? तिर्यक बंध है। तो तिर्यक बंध से जुड़ने के कारण ये श्रृंखलाएं जो है एक जालनुमा संरचना का रूप ले लेती हैं। इसलिए इस प्रकार के बहुलक जो होते हैं उनको तिर्यकबद्ध जालक्रम बहुलक बोलते हैं, क्योंकि इनमें बहुलक श्रृंखलाओं के मध्य तिर्यक बंध द्वारा वो श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं, यानी तिर्यक बंध पाए जाते हैं, जिससे वो संरचना उनकी किस टाइप की बन जाती है? जाल टाइप की। तो ऐसे बहुलकों के जो उदाहरण है उनमें पहला उदाहरण वल्किनीकृत रबड़ है। दूसरा जो उदाहरण है वल्किनीकृत रबड़ के बाद, वो दूसरा उदाहरण बेकेलाइट है, बेकेलाइट। इसके अलावा मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी है। कौन सा? मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। तो ये तीन उदाहरण आपने किसके याद रखने हैं? तिर्यकबद्ध जालक्रम के। तो देखिए ये 4 उदाहरण थे रेखीय बहुलक के, एचडीपी, पीवीसी, नाइलॉन, पॉलिएस्टर और शाखी श्रृंखला बहुलकों के 3 उदाहरण एलडीपी, एमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन। और तिर्यकबद्ध जालक्रम बहुलक के 3 उदाहरण बेकेलाइट, वल्किनीकृत रबड़ और मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। अब ये जो तिर्यकबद्ध जालक्रम बहुलक होते हैं, इनमें चूंकि तिर्यक बंधों द्वारा श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं, इस कारण इनकी जो संरचना है यानी वो त्रिविम जाल जैसी बनती है। और ये बहुलक जो होते हैं कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, दृढ़ होते हैं और किसी भी प्रकार के विलायक में विलय नहीं होते और विलायकों को सोख लेते हैं। ऐसे ये तिर्यकबद्ध जालक्रम बहुलक की ये जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, ये आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि ये विलायकों को सोख लेंगे और विलायकों में एविले रहेंगे और कठोर होंगे, दृढ़ होंगे और क्या होंगे? ये भंगुर होंगे। अब हम बात करें बहुलकों के वर्गीकरण के चौथे मापदंड की। ये तीसरा मापदंड क्लियर होता है। अब चलते हैं चौथे मापदंड की ओर। तो बहुलकों के वर्गीकरण का जो चौथा मापदंड है वो है बहुलकन। बहुलकन या निर्माण के आधार पर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम ये 2 मापदंड ही शामिल कर रहे हैं। ये पहले 2 मापदंड हम पढ़ चुके हैं और आगे जो 2 मापदंड होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में शामिल किए जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में शामिल किए जाएंगे। अब हम बहुलकन या निर्माण के आधार पर बहुलकों के वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। तो बहुलकन का मतलब होता है एकलकों से बहुलक बनने की प्रक्रिया या अभिक्रिया। क्या कहलाती है? बहुलीकरण या बहुलकन। तो बहुलकन की क्रिया कैसी है उसके आधार पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। एक है योगात्मक बहुलक और दूसरा है संगनन बहुलक। योगात्मक बहुलकों को योगज बहुलक भी कहा जाता है। कौन सा बहुलक? योगज। अब योगात्मक बहुलक, इसको देखते हैं हमने। योगात्मक बहुलक वो बहुलक होते हैं जिनका निर्माण योगात्मक बहुलीकरण अभिक्रिया से होता है और संगनन बहुलक वो बहुलक होते हैं जिनका निर्माण संगनन बहुलीकरण अभिक्रिया से होता है। तो योगात्मक बहुलकों के उदाहरण क्या है? सभी वाइनिल एकलकों से बनने वाले बहुलक। सभी वाइनिल जो एकलकों से बनने वाले जो बहुलक हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जैसे पीवीसी, PAN, PT, FE, पॉली स्टाइरीन। देखिए पीवीसी का मतलब पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN का मतलब पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, PTFE का मतलब पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन यानी टेफ्लॉन, पॉली स्टाइरीन आदि। ये सब किसके उदाहरण हैं? योगात्मक या योगज बहुलकों की। और इनमें भाग लेने वाली जो इकाइयां होती हैं वो असंतृप्त होती हैं। अब इन बहुलकों के बारे में एक विशेष बात बता देता हूं कि इन बहुलकों का जब निर्माण होता है यानी इनमें जो एकल इकाइयां जब जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने के स्थान से किसी भी प्रकार के छोटे अणु का ह्रास या कमी नहीं होती है, अर्थात इनमें कोई उपजात नहीं बनता है। योगात्मक जब बहुलक का निर्माण होता है तो उस दौरान छोटे अणु निष्कासित नहीं होते, जैसे जल या अल्कोहल के अणु। लेकिन संगनन बहुलक का जब निर्माण होता है तो उसमें जो एकल इकाइयां जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने के स्थान से छोटे अणु बाहर निकलते हैं।
तो अब हम पहले बात करेंगे योगात्मक या योगज बहुलक की। इसके उदाहरण मैंने यहां आपको बताई दिए, पीवीसी, पीईएन, पीटीएफई, पॉलीस्टाइरीन। अब संगरण बहुलकों के उदाहरण की बात कर लूं तो इनके उदाहरण है नाइलॉन 66 और टेरिलीन या डेक्रोन। इसके अलावा बेकेलाइट भी है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम ये दो जो उदाहरण है नाइलॉन 66 और टेरिलीन या डेक्रोन, इनके बनने की रिएक्शन को भी शामिल करेंगे। और इनमें से PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल और PTFE पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन के बनने की रिएक्शन को शामिल करेंगे। अब हम पहले बात करते हैं योगात्मक या योगज बहुलक की। तो देखिए योगात्मक या योगज बहुलक जो है उनकी जो रिएक्शंस है मैं यहां ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। देखिए पहले बात करते हैं PAN की, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, इसका निर्माण होता है एक्रिलोनाइट्राइल एकलकों के योगात्मक बहुलीकरण से। ये है एक्रिलोनाइट्राइल। कौन सा बहुलक है ये, सॉरी कौन सी इकाई है, एक्रिलोनाइट्राइल। इसकी n संख्या में एकलक इकाइयां भाग लेंगी तो यहां बहुलकन कौन सा होगा, योगात्मक। योगात्मक बहुलकन वो बहुलकन है जिसमें कि योग करने वाली इकाइयों के जहां योग होता है वहां से किसी भी प्रकार का कोई सरल अणु निष्कासित नहीं होता है। तो इससे हमें ये बहुलक प्राप्त होगा। इस बहुलक को हम क्या बोलेंगे, PAN पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। अब बात कर लेते हैं PTFE की। PAN का एक नाम और भी है आर्लोन। अब बात करें PTFE की, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। तो देखिए पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जो है टेफ्लॉन, इसका निर्माण किससे होता है, टेट्राफ्लोरोएथीन एकलकों के योगात्मक बहुलीकरण से। ये है टेट्राफ्लोरोएथीन। इससे हमें ये बहुलक मिलेगा, इसका नाम PTFE है। ये था TFE यानी टेट्राफ्लोरोएथीन, और इससे हमें क्या मिल रहा है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन, या इसे हम क्या बोलेंगे, टेफ्लॉन बोलेंगे। और टेफ्लॉन के बारे में मैंने लेक्चर 2 में आपको बताया था कि टेफ्लॉन जो है ये ऐसा बहुलक है जिसका उपयोग नॉन स्टिकी बर्तनों को बनाने में किया जाता है, अर्थात ऐसे बर्तन जिन पर खाना नहीं चिपकता है, उन बर्तनों को बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग करते हैं, टेफ्लॉन का। तो ये योगात्मक बहुलकों के 2 उदाहरण मैंने शामिल किए हैं। अब चलते हैं संगणन बहुलक पे। संगणन बहुलकों के 2 उदाहरण हैं, एक नाइलॉन और एक टेरिलीन, जिसको कि आज के इस लेक्चर में मैं शामिल करूंगा। तो पहले उदाहरण पर चलते हैं नाइलॉन 66 पर। अब नाइलॉन 66 जो है उसका निर्माण होता है किससे, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडीपी कमल की संगणन बहुलीकरण अभिक्रिया से। तो यहां लिख देता हूं स्टूडेंट, देखिए ये है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन NH2 CH2 की होल 6 NH2, इसका नाम है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। और दूसरा एडीपी कमल, ये है एडीपी कमल CH2 CH2 की होल 4 COH। अब n संख्या में इसकी इकाइयां, n संख्या में इसकी इकाइयां जब आपस में संगणन बहुलीकृत होंगी, यानी यहां पर बहुलकन कौन सा होगा, संगणन। तो देखिए जब 2 इकाइयां जुड़ेंगी तो उनके जुड़ने के स्थान से छोटे अणु बाहर निकलेंगे। यहां NH2 में से H बाहर निकलेगा और COH में से OH बाहर निकलेगा। तो ये H और ये OH यानी जल का अणु निकल गया। इसी प्रकार इधर से ये OH, इधर से ये OH और इधर से ये H, यानी n संख्या में क्या निकलेंगे, जल के अणु, जिससे हमें अब यहां बहुलक कौन सा मिलेगा, NHCH2 की होल 6 NHCOCH2 की होल 4 CO होल n। इस बहुलक को स्टूडेंट हम यहां क्या बोलेंगे, पॉलीएमाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉलीएमाइड। क्यों पॉलीएमाइड बोलेंगे, क्योंकि इसमें यहां ये जो बंध हमें दिख रहा है ये बंध CONH बंध यानी एमाइड बंध है। और एमाइड बंध कितने हैं, यहां n संख्या में यानी बहुत संख्या में है।
तो बहुत संख्या में, इसलिए इसे पॉलीएमाइड बोलेंगे, यानी पॉलीएमाइड बंध वाले बहुलकों को पॉलीएमाइड कहा जाता है। और पॉलीएमाइडों को ही क्या बोलेंगे, नाइलॉन। पॉलीएमाइडों को नाइलॉन कहा जाता है। और इस नाइलॉन का नाम क्या है, नाइलॉन 66 है। क्यों इसका नाम 66 है, क्योंकि इसमें भाग लेने वाली ये दोनों इकाइयां जो हैं, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल, इन दोनों में 6 कार्बन है। यानी हेक्सामेथिलीन डाइअमीन में देखिए यहां पर CH2 के होल 6 में 6 कार्बन दिख रहे हैं, और यहां एक कार्बन COOH ग्रुप में इधर, एक इधर 2, और ये 4 CH2 में की होल 4 में दिख रहे हैं। तो ये देखिए 6 इसमें कार्बन है, 6 इसमें कार्बन है। इसका मतलब ये दोनों एकलक इकाइयां जो भाग ले रही हैं यहां इसके निर्माण में, उनमें कुल कितने कितने कार्बन है, 6। इसलिए इस बहुलक का नाम यहां पर क्या है, नाइलॉन 66 है। तो अब ये जो संघनन बहुलीकरण की अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिखी है नाइलॉन 66 की, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं। नाइलॉन 66 का निर्माण किससे होता है, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल की संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया से। और हेक्सामेथिलीन डाइअमीन का IUPAC नाम क्या होता है, हेक्सेन 16 डाइअमीन, और एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम हेक्सेन 16 डाइओइक अम्ल। इन दोनों की संघनन अभिक्रिया होगी तो जहां से इनका योग होगा इन दोनों इकाइयों का, वहां से जल का अणु बाहर निकलेगा। तो जैसे जैसे योग होता जाएगा वैसे वैसे जल के अणु बाहर निकलते जाएंगे, अर्थात n संख्या में जल के अणु बाहर निकलेंगे, जिससे हमें ये बहुलक प्राप्त होगा। इस बहुलक का नाम है पॉलीएमाइड यानी नाइलॉन 66। अब हम नेक्स्ट संघनन बहुलक की बात करें जो है टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन। टेरिलीन या डेक्रोन जो है वो एक प्रकार का कौन सा बहुलक है, पॉलीएस्टर बहुलक है। इसका निर्माण एक तो एथिलीन ग्लाइकोल और एक टरथैलिक अम्ल, 2 एकलक इकाइयां जो होती हैं भिन्न प्रकार की, उनकी संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया से होता है। तो देखिए यहां एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक अम्ल, पहले मैं टरथैलिक अम्ल को लिख लेता हूं। यहां ये संरचना मैंने आपके सामने किसकी बनाई है, टरथैलिक अम्ल की। तो देखिए इसमें ये है टरथैलिक अम्ल, या इसका IUPAC नाम है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके साथ दूसरी इकाई ले रहा हूं यहां पर एथिलीन ग्लाइकोल की। तो N संख्या में एथिलीन ग्लाइकोल, N संख्या में टरथैलिक अम्ल, ये आपस में संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण करेंगे, टेरिलीन या डेक्रोन का। अब इनका योग कैसे होगा ये हम देखते हैं। जहां से ये जुड़ेंगी वहां से छोटे अणु जल का निष्कर्षण करना है, COOH में से OH, और ये जो OH ग्रुप है एथिलीन ग्लाइकोल, वहां से H निकालना है। तो ये जल का अणु यहां से बाहर कर देना है। तो N संख्या में जल के अणु निकलेंगे, क्योंकि इधर से हमें OH निकालना है और इधर से H निकालना है। तो ये हमें इस प्रकार से बहुलक प्राप्त होगा इस संरचना वाला। ये देखिए CO, आगे ये बेंजीन रिंग, फिर CO, उसके बाद O, फिर CH2, फिर CH2, फिर O, और इसकी होल N। अब देखिए सुनिए यहां इसका नाम यहां क्या है, पॉलीएस्टर है। क्या है, पॉलीएस्टर। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो बंध है COO, ये कौन सा बंध है, एस्टर बंध है। और एस्टर बंध संख्या में कितने हैं, N संख्या में, यानी बहुत है। तो इसलिए इसे पॉलीएस्टर बहुलक बोलेंगे। और इसका जो नाम है वो है डेक्रोन यानी टेरिलीन। तो ये एक संघनन बहुलक का उदाहरण है। तो स्टूडेंट्स, नाइलॉन 66 और टेरिलीन, इनके निर्माण की समीकरणें अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। अगर हम 2012 से 2020 तक के पेपरों पर विचार करें तो लगभग 3-4 बार इनकी रिएक्शंस पेपर में 1-1 नंबर की आ चुकी है। तो मेरा आज का ये जो लेक्चर था बहुलकों के वर्गीकरण में तीसरे और चौथे मापदंड पर आधारित, ये आपको कैसा लगा? तो अगर स्टूडेंट आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स को अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, जो स्टूडेंट्स अभी पीछे हैं, उनको उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का अवसर मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।